मिलेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर कोशिश की गई है कि इन सब के इसके अंदर बताई जाए कि ये 1000 दिन में क्या क्या किस किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अंदर ये होता है कि जब गर्भवती महिला होती है तो उसके अंदर गर्भ में जब बच्चा होता है तभी उसके न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए, माँ के न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए ताकि वो उसको बच्चे तक अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचे। और दूसरा, जब वो बर्थ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे कि पहला एक मिथ है इंडिया में कि पहला जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, मदर्स मिल्क, उसको फेंक देते हैं, खराब समझ के उसको फेंक देते हैं, वो बच्चों तक पहुंचता नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा जरूरी एक बच्चे के लाइफ में वही पहला मिल्क होता है, मदर्स मिल्क होता है, जिसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी होती है, विटामिन ई होता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको आगे के उसके 6 महीने के लिए बहुत जरूरी होता है, उसकी लाइफ के लिए। और इसके अंदर जो 6 महीने, अगले 6 महीने उसके बाद आते हैं, जिसके अंदर ये गवर्नमेंट बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, कि माँ स्तन पानी कराना है बच्चे को, कुछ और बाहर से उसको पानी तक ना दें जब भी उसको लगे। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ और हम नहीं देते हैं, स्तन पानी से उसके ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद जो 6 महीने के बाद जो बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे 2 साल का होने लगता है, उसके बाद तक हम स्टार्ट करते हैं कि उसको धीरे धीरे करके, पहले दाल का पानी पिला दिया या फिर पानी ही स्टार्ट कर दिया, इस तरह से करके धीरे धीरे करके उसके डाइट में इंक्रीज करते जाते हैं। सेमी सॉलिड पे आते हैं, दलिया खिचड़ी वगैरह, उसके बाद धीरे धीरे करके रोटी और चावल तक के खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल तक के हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है। और यही 2 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आगे आने वाले बच्चे का जो है इंटेलिजेंस लेवल कितना होगा, उसकी बुद्धि कितनी होगी, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले लाइफ में, उसको डिटरमाइन करता है ये सारी चीजें। और दूसरा पॉइंट ये है कि अनीमिया, खून की कमी के बारे में जो है वो अभी हम आगे बात करेंगे। खून की कमी वैसे ही इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, जो कि 50% है। एक स्टडी बताती है कि 50% लोग बिहार के, स्पेशली सिर्फ बिहार के ही 50% लोग अनीमिया में, अनीमिया होता है उतने सारे लोगों को। और तीसरा ये है कि दस्त से कैसे रोका जाए, दस्त के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, और उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आती है, चौथी है पर्सनल हाइजीन। हाइजीन हम कैसे मेंटेन रहें, जो अगर हम हाइजीन मेंटेन रहेंगे तो ये सारी चीजें ऊपर जितनी भी चीजें हैं सब कनेक्शन है, हाइजीन से ही सारी चीजें हैं। पता चले हम सारी न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं है, हम गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, गंदे हाथों से सब्जी बना रहे हैं, या फिर सब्जी को धो के नहीं बना रहे हैं, उसको ऐसी बना दे रहे हैं, तो जितनी हमारी न्यूट्रिशन हमें पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि हमारी हाइजीन मेंटेन नहीं है। और ये जो बच्चों की, स्पेशली बच्चों के ऊपर न्यूट्रिशन हाइजीन अवेयरनेस जो है घर घर तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों के ऊपर ज्यादा असर करता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब चलना फिरना भी स्टार्ट नहीं करते हैं तब से ही वो कुछ भी हाथ में ले, कुछ भी चीज उसको मिलती है वो मुंह में लगा देते हैं फट से, जिसकी वजह से दस्त की शिकायत होने लगती है, पेट में दर्द होता है। तो ये सारी चीजें हमें, माँ को है कि माँ की जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों का ख्याल रखे कि बच्चे का अपने हाथ से जो फीड करा रही है, अपने हाथ को भी अच्छे से धोए, खाना जो बना रही है वो भी अच्छे से बना के सब खिलाए। या फिर खिलौने वगैरह हैं तो उसको सफाई से रखे, ऐसी जगह पे ना रखे जहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हों। जो मेरा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हुए ये है कि मेरा टॉपिक कि गर्भवती महिला के का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए और उनको जो अनीमिया की जो शिकायत होती है उससे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि अनीमिया जो होता है वो किसके कॉजेस क्या हैं, वो कितना पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना है, और उसके फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। WHO ने डिफरेंट जोन में क्लासिफाई किया है पूरे वर्ल्ड को। इसने, WHO ने अनीमिया के अकॉर्डिंग 4 उसमें डिवाइड किया है कि हाई प्रिवेलेंस एरिया, मीडियम प्रिवेलेंस एरिया और लो प्रिवेलेंस एरिया। हाई प्रिवेलेंस एरिया उनको बताया गया है कि जिसमें पॉपुलेशन मोर देन 40%, अगर मोर देन 40% अगर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है अनीमिया में तो उसको हाई प्रिवेलेंस एरिया में उसको रखा गया है। और मीडियम प्रिवेलेंस एरिया में उन लोगों को रखा गया है जो 15 से 40%, ऐसे एरिया में जहाँ पे 15 से 40% लोग जो है वो अनीमिया के शिकार होते हैं उसको मीडियम प्रिवेलेंस में रखा गया है, और लो प्रिवेलेंस में 5 से 15 तक के। और ये जो हाई प्रेवलेंस एरिया में है वो साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर मेनली इंडिया भी इसी के अंदर आ जाता है हाई प्रेवलेंस एरिया में, अफ्रीका के कुछ एरिया हैं वो इसके अंदर आते हैं। और ग्लोबली अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो 30% तक के लोग हैं ऐसे जो ग्लोबली अनीमिया के शिकार बनते हैं। और डेवलपिंग कंट्री इंडिया और इंडिया जैसी और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर जो प्रेवलेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोग यहाँ पे अवेयर नहीं है।
डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो उसमें कम है और डेवलपिंग कंट्रीज में और ज्यादा है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है हाइजीन से रिलेटेड या फिर डिजीज कैसे होती है उन सब चीजों से रिलेटेड। तो डेवलपिंग कंट्रीज में 40 से 90% लोग जो है वो अनीमिया के शिकार बनते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में 10 से 20% सिर्फ रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट यहाँ की बहुत ज्यादा एक्टिव है। और यहाँ अब स्टार्ट हुआ है इंडिया में, लेकिन वहां पे पहले से ही बहुत सारे अभियान स्टार्ट हो चुके हैं और अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को उसी हिसाब से अवेयर किया जाता है कि पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें, इसलिए वहां पे एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ही कम है। और बिहार की बात करें तो 50%, अभी जो स्टडी आई है उसमें 50% लोग जो है वो अनीमिया के शिकार होते हैं। देखिए रूरल पॉपुलेशन का अगर हम ग्राफ देखें 2008 से 2012 तक के बीच का, तो ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जितने भी मतलब हो रहे हैं, 2008 में 19% था, उसके बाद फिर 25%, इसी तरह से करके अभी 2012 में जो लेटेस्ट इसके अंदर जो दिखाया गया है, इसके बाद की भी स्टडीज हैं लेकिन वो इसके अंदर नहीं शो कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी 5% हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अनीमिया की अगर हम बात करें तो अनीमिया कहते किसका है, तो ये एक अनीमिया को हम आम जुबान में बोलते हैं कि खून की कमी जो हो जाती है उसको अनीमिया कहते हैं। इसके अंदर आरबीसी जो खून की कमी, आरबीसी जो होते हैं खून के अंदर एक सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो खून होता है वो खाने को पहुंचाता है हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक के, पूरे बदन में जो खाना पहुंचता है वो खून के जरिए ही पहुंचता है। अगर खून सही से नहीं रहेगा तो खाना अगर हम खाएंगे तो भी वो पूरे बदन में पहुंचेगा नहीं, और खाना नहीं पहुंचेगा तो पोषण पूरा लेने के बावजूद भी कुपोषण का शिकार रहेंगे वो। तो अनीमिया एक इसलिए बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है बात करने के लिए। और इसका जो एनीमिया मतलब किस वजह से, कैसे हमें पता चलेगा कि एनीमिया कब हुआ या कैसे हुआ, इसके लिए हम हीमोग्लोबिन को देखते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है हमारे खून में। तो अलग अलग उसने ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डेफिनेशन बयान की है। प्रेग्नेंट वुमेन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है तो वो एनीमिक है, और अगर हेमोक्रेट लेवल जो है 30% से कम है तो भी वो हेमोक्रेटिक। इन्होंने दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन दी है। और सीडीसी ने इसको ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया है कि पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर 11% से कम है, 11 ग्राम परसेंट से, तो वो अनिमिक है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में 10.5 से कम है तो वो अनिमिक हो जाती है। लेकिन हम लोग इंडिया में जो फॉलो होता है ज्यादातर वो आईसीएमआर के रूल फॉलो होते हैं। इन्होंने ग्रेडिंग वाइज सिस्टम डिवाइड कर दिया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर अनीमिया। तो इसके अंदर रेंज के हिसाब से है कि 10 से 11 ग्राम अगर रहेगा तो माइल्ड एनीमिक है, अगर इतना हीमोग्लोबिन आ रहा है तो। मॉडरेट में 7 से 10 के बीच में है, सीवियर 4 से 7 के बीच में, और 4 से अगर कम हो जा रहा है तो वो वेरी सीवियर एनीमिया हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन एक फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है और एक पैथोलॉजिकल अनीमिया होता है। हम प्रेगनेंसी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल अनीमिया प्रेगनेंसी में एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब 2 ग्राम डीएल जो है हेमोग्लोबिन नॉर्मली कम हो जाता है नॉर्मल से। तो ये फिजियोलॉजिकल अनीमिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली जो है आरबीसी प्रेगनेंसी के टाइम में आरबीसी भी बढ़ते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम आरबीसी के से ज्यादा बढ़ता है। आरबीसी जो है वो 30% बढ़ा और प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो 40 to 50% बढ़ा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो हीमोडाइल्यूशन का कॉज बनता है, और हीमोडाइल्यूशन होगा तो आरबीसी के सेल्स जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरेटिव कम हो जाएंगे, जिसका एक कॉज बनता है कि 2 ग्राम पर डीएल नॉर्मली जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। और ये हर प्रेग्नेंट लेडी में होता ही है, यूजुअली फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में। दूसरी कंडीशन होती है पैथोलॉजिकल अनीमिया। इसके अंदर 3 चीजों के ऊपर, मतलब मेजर क्लासिफिकेशन में 3 चीजों के ऊपर है। एक डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में होता है कि डेफिशिएंसी अनीमिया मतलब किस किस डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है। तो उसके अंदर सबसे मेजर जो कॉज होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। 60% लोग जो होते हैं अनीमिक के जो पेशेंट होते हैं उसमें 60% लोग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के शिकार होते हैं। और दूसरा जो 10% आता है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आता है, जो मैक्रोसिटिक अनीमिया जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा भी दूसरी डेफिशिएंसीज की वजह से बाकी के अनीमिया होते हैं, जिसके अंदर डेमोग्राफिक अनीमिया या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो जाता है। जो माल न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं उनको होता है ये वाली डेफिशिएंसी। लेकिन मोस्ट कॉमन की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है। और एक होता है हेमोरेजिक अनीमिया। हेमोरेजिक अनीमिया में इसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं कि खून के अगर किसी भी रास्ते से या कहीं से भी खून का लॉस हो रहा है बदन से, तो इसको भी 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट ब्लड लॉस मतलब कि जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कट लग गया, उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से जो अनीमिया होता है वो हेमोरेजिक अनीमिया में आ जाता है, और वो भी अक्यूट कंडीशन में। और क्रॉनिक में है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा है, एक साथ हमें नहीं पता चलता है कि एक साथ बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन धीरे 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 हर दिन थोड़ा 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 लॉस होते होते एक हेमोरेजिक अनीमिया का कॉज बन जाता है। ये इसके एग्जांपल में बहुत कॉमन है हुकवर्म इन्फेस्टेशन।
हुकवर्म इन्फेस्टेशन होता है, जनरली लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके अंदर से ब्लड लॉस हो रहा है। इस वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको भी रूल आउट किया जाए कि हुकवर्म की वजह से अनीमिया तो नहीं हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग पाइल्स हो गया। और तीसरा है हेमोग्लोबिनोपैथी, हेमोग्लोबिन की वजह से, हेमोग्लोबिन के पैथो की हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर पैदाइशी कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह हो गया, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या क्रॉनिक डिजीजेज अगर हैं, रीनल या फिर डायबिटिक है, या रीनल डिजीजेज हैं, या हेपेटिक डिजीजेज हैं, तो उन सब की वजह से जो होता है उसको पैथोलॉजिकल एनीमिया में आते हैं ये सारी चीजें। अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें कि अनीमिया के कॉज क्या है, तो ये 3 टर्म ही ब्रॉड टर्म में अगर हम बात करें तो होता है कि ब्लड सेल लॉस अगर हो रहा है तो अनीमिया का कॉज बनता है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो कॉज बनता है, और अगर नए सेल्स नहीं बन पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कॉज बनता है अनीमिया का। अब ये तो ओवरऑल अनीमिया की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, फोकस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन प्रेगनेंसी में। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया प्रेगनेंसी के टाइम में जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला कॉज आता है कि इंक्रीज्ड डिमांड। डिमांड इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल जो डिमांड होती है उससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक फीटस जो है, एक हमारे गर्भवती माँ के अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, उसको भी उसकी डिमांड चाहिए होती है, उसकी भी नीड होती है कि उसको भी आयरन की जरूरत होती है। तो ये जनरली उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं कुछ लोग। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि उसको भी जरूरत है, उसकी भी जरूरतों को पूरा करना है, और इसके साथ साथ डिमांड बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज इनटेक हो जाता है कि फॉल्टी डाइट ईटिंग, मतलब कुछ गलत सलत खा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको ऐसी चीजें खाने की इच्छा होने लगती है कि जो चीज उनके डाइट के लिए अच्छा नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने की ज्यादा इच्छा होने लगी, या फिर किसी को चॉक खाने की ज्यादा होने लगी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक कॉज बनती है। या फिर एक बहुत कॉमन वो है कि जी मत लाने लगता है लोगों का और भूख कम लगने लगती है। तो ये भी एक कॉज बनता है कि नहीं ले पाते हैं। अब जी मत लाने और भूख कम लगने का, इसके बहुत सारी नीचे हम उसको कैसे कोप अप करना है, कैसे इसको इससे बचना है, उसके हम नीचे बात करेंगे कि कैसे इससे बचना है। और उसके बाद ये है कि हमारे डाइट में कम हो जाती है सारी चीजें, कैल्शियम आयरन इन सब की कमी हो जाती है हमारे डाइट में। और एक बहुत बड़ा कॉज ये होता है कि फीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव एज में, एडोलसेंस एज में ही फीमेल जो है वो एनीमिक होती हैं। 50% सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं है वो, बिहार में पूरा ऑल ओवरऑल फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 50% लोग अनिमिक है। उसके अंदर प्री प्रेग्नेंट स्टेज भी आ जाती है कि गर्भवती के पहले से ही वो महिला जो है वो अनिमिक होती है, जिसकी वजह से गर्भवती होने के बाद भी उसको ये परेशान करती रहती है। रिपीटेड प्रेगनेंसी, और मतलब बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, बार बार प्रेगनेंसी होगी, डिमांड बढ़ेगी, इनटेक कम रहेगी, और लेबर के टाइम में भी ब्लड लॉस होता है। तो रिपीटेड प्रेगनेंसी अगर इंटरवल उसका सही नहीं होगा, जो कि इंटरवल नॉर्मल इंटरवल 3 साल के गैप पे होना चाहिए, तो 3 साल से कम पे रहेगा और रिपीटेड प्रेगनेंसी रहेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बनता है क्रॉनिक अनीमिया का। और ब्लीडिंग लॉस अगर कहीं से भी हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, खून की कमी हो रही है कहीं से भी, पाइल्स की वजह से हो रहा हो, या फिर बुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से हो रहा हो, या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो पहले से ही, ये सारी चीजें कॉज बनती हैं। और एक आता है सुए मिजाज, सुए हज्म। सुए हज्म की वजह से इस वजह से होता है क्योंकि सुए हज्म एक इसके अंदर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन से लेके स्टोरेज से लेके हर एक चीज की बात होती है। तो सुए हज्म होगा तो ना एब्जॉर्प्शन सही से होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो स्टोरेज भी सही से नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। ये एक पिक्टोरियल ग्राफ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की गई है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है अपर जीआई ब्लीडिंग, यानी कि ऊपर की वजह से अगर गैस्ट्राइटिस अल्सर इन सब की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। लोअर जीआई ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, और माल एब्जॉर्प्शन जो कि आईवीडी में देखा जाता है, या एचपी इन्फेक्शन, पाइलोरिक इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये चीजें हैं कि हमें अवॉइड करनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये सारी चीजें तो हैं, ये हमें अवॉइड करना है कि चाय टी कॉफी या फिर अल्कोहल इन सब चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। आयरन हमारे डाइट में प्रॉपर जाता है लेकिन वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एक जो डी वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा कॉज है, ये इतना बड़ा कॉज है कि गवर्नमेंट ने इसको एक नेशनल डे के हिसाब से मनाते हैं इसको, जिसके अंदर लोगों को जानकारी दी जाती है कि डी वार्मिंग किसको बोलते हैं। जो पेट के कीड़े होते हैं वो अगर रहते हैं तो उसकी वजह से क्रॉनिक अनीमिया हो जाता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन इसका रीजन यही होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से धीरे 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 खून की कमी होती रहती है और वो क्रॉनिक अनीमिया की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इसके नाम से एक नेशनल डीवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त में, जिसमें लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है और मेडिकेशन वगैरह भी दी जाती है।
स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी स्टार्ट एकदम से आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो जाती है, धीरे धीरे करके आयरन डेफिशिएंसी होती है। ये एक डायग्राम के उसमें समझाया गया है कि एक स्टोरेज आयरन होता है, एक ट्रांसपोर्ट आयरन होता है और एक आरबीसी आयरन होता है। 3 तरह के आयरन होते हैं। तो जब हमारे डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं मिल पाता है तो जो डिप्लेशन होने लगता है, वो जो स्टोरेज आयरन स्टोर्ड फॉर्म में जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, ताकि वो उसको यूज करके जो हमारी बदन में कमियां आ रही हैं आयरन की कमी की वजह से, उसको पूरा करने के लिए स्टोरेज वाले जो आयरन है उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। फिर धीरे धीरे पूरा जब वो कंप्लीट हो जाता है, तब फिर वो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन जो आरबीसी आयरन जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। प्रेगनेंसी में इसको डिटेक्ट करने के लिए कि अनीमिया एनेमिक ना हो मदर, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 4 मतलब एस्टिमेशन करने के लिए कहा गया है कि 4 बार हेमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाए और मिनिमम 4 वीक्स अपार्ट पे किया जाए। तो इसके लिए एक गाइडलाइन में ये है कि 14 से 16 हफ्ता के अंदर जो होता है किया जाए। एक हेमोग्लोबिन का एस्टिमेशन 14 से 16 के बीच में किया जाए, फिर उसके बाद 4 हफ्ते के गैप पे 20 से 24 हफ्ते में किया जाए, फिर 26 से 30 और फिर 30 से 34, टोटल 4 एस्टिमेशन करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसको रूल आउट कर सकें कि अगर वो एनीमिक है तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। और दूसरा ये गवर्नमेंट का है कि डी वॉर्मिंग 14 से 16 हफ्ता जो होता है, 14 से 16वें हफ्ते के बीच में एक गाइडलाइन आई हुई है कि इसमें हमें हर माँ को, हर एक गर्भवती महिला को डी वॉर्म करना है। उसको एल्बेंडाजोल से करें या फिर मेबेंडाजोल से करें, जैसे भी करना है। उसको डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है कि 14 से 16 हफ्ता के अंदर उसको डीवॉर्म के लिए देना ही है उसको, मेबेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। मेबेंडाजोल का डोज है, अगर मेबेंडाजोल दे रहे हैं तो 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार 3 दिन के लिए, और एल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो 400 मिलीग्राम एक बार में ही उससे हो जाता है। जितने भी हुकवर्म की वजह से जो इन्फेस्टेशन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से जितने भी होते हैं अनीमिया, उससे प्रिवेंशन के लिए। अब ये सारी चीजें होंगी, कॉजेस के बारे में हमने बात कर ली। अब इफेक्ट क्या पड़ता है मदर और फीटस दोनों के ऊपर। तो पहले मदर के बारे में बात करें कि इफेक्ट क्या पड़ता है अनीमिया का। तो हम इसको 3 उसमें डिवाइड करके बताएंगे कि डिलीवरी के टाइम पे क्या असर पड़ता है, डिलीवरी के पहले क्या असर होता है और डिलीवरी के बाद क्या असर पड़ता है। एंटीपार्टम यानी कि डिलीवरी के पहले क्या क्या असर हो सकता है अनीमिया की वजह से। तो अनीमिया की वजह से गर्भपात हो सकता है, अगर अनीमिक है, पहले से भी अनीमिक है और गर्भवती होने के बाद भी अनीमिया है तो उसकी वजह से एक अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दौरे पड़ने का, यानी कि बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कभी कभी अनीमिक कंडीशन में ही बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है डिलीवरी का, कि 9 माह के बाद एक बच्चा पैदा होता है, उसके पहले जो अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। तो इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं एनीमिक कंडीशन में। और डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत ये होती है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसके बारे में बात करें तो यूटेराइन इनर्शिया आता है। इसके अंदर ये है कि यूटेराइन जो हमारा यूट्रस जो होता है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन पावर जो होती है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है, तो उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जो सिकुड़ता है उसकी वजह से। और जो दर्द आते हैं वो धीरे धीरे एक एक उसका एक इंटरवल होता है कि कितने कितने देर पे वो दर्द आने चाहिए। उसकी वजह से बच्चेदानी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन में भी उसका सही से नहीं हो पाता है बच्चेदानी का, और जो दर्द आना चाहिए जितने टाइम के गैप पे आना चाहिए उतने टाइम के गैप पे भी नहीं आ पाता है, जो कि एक कॉज बनता है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का। तो मतलब बच्चे को अंदर से या तो एलएसीएस का कॉज बनता है कि हम उसको फंस जाता है बच्चा अंदर, तो उसको या तो ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालें या तो फिर इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको बाहर निकालें, जो कि दोनों के लिए खतरे का बनता है। माँ के लिए भी उतना ही खतरनाक होता है और बच्चे के लिए भी उतना ही खतरनाक होता है। और हार्ट फेलियर के भी होते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसके अंदर रहते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बच्चेदानी है वो नॉर्मल जितना साइज होता है डिलीवरी के बाद कुछ दिन के अंदर वो नॉर्मल अपने साइज पे, अपने जितने बड़ा होता है, अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो अनीमिक अगर कंडीशन तब भी मेंटेन रही, तब भी अगर ठीक नहीं किया गया तो वो उसके अपने जगह वापस आने में बहुत दिक्कत होती है और फिर वो बड़ा ही रह जाता है। और लैक्टेशन सही से, अगर दूध की कमी भी हो जाती है, दूध सही से नहीं बन पाता है बच्चे को, तो बच्चे को भी दिक्कत होती है और माँ को भी दिक्कत होती है। और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और वुंड हीलिंग के भी हो जाते हैं। जैसे अगर वुंड हीलिंग में तब असर करता है अगर एलएससीएस के अगर कराया है तो उसके अंदर भी ऑपरेशन से हुआ, बड़े ऑपरेशन या छोटे ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन से हुआ हो, तो उसका जो वुंड हीलिंग का टाइम होता है वो डिले हो जाता है और अच्छे से हो नहीं पाता है और टाका खुलने का डर रहता है। ये पिक्टोरियल ये है कि एंटीनेटल इफेक्ट में क्या होगा कि मतलब वेट गेन अच्छे से नहीं होगा, ना माँ का वेट गेन अच्छे से होगा, ना बच्चे का अच्छे से बढ़ेगा वो।
एंटीनेटल में और इंट्रानेटल में वही है कि ये सारी चीजें हम पिक्टोरियल जो पहले बताया वही सारी चीजें इसके अंदर भी बात की जा रही है। फीटल डिफेक्ट के ऊपर हम बात करें तो इसके अंदर जो है क्या क्या दिक्कत आती है, बच्चे के ऊपर क्या क्या दिक्कत आती है। पहले हमने माँ के बारे में बात कर ली कि माँ के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है, अब बच्चे के ऊपर क्या दिक्कत होती है कि उसकी IUGR एक टर्म है कि मतलब बच्चे का गर्भ के अंदर ही जो बढ़ना जितना बढ़ना चाहिए जितने टाइम में उतना वो बढ़ नहीं पाता है, तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से। तो प्री मेच्योरिटी रहती है उसके अंदर, सही से वो मेच्योर नहीं हो पाता है बच्चा, और प्रीटर्म लेबर हो जाता है उसकी वजह से। और बहुत सारी मालफॉर्मेशन हो जाती है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन बच्चे के अंदर, जैसे किसी का हाथ नहीं है या फिर किसी के पैर नहीं है, अगर पहले से ही अगर एनीमिक रहेगी तो बहुत सारी फॉलिक एसिड और आयरन की कमी बहुत सारी चीजों को बढ़ावा देती है। बच्चे के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो इन दोनों की कमी की वजह से होता है। बच्चे के ऊपर एक ये असर और पड़ता है कि बच्चे की जान के ऊपर खतरा पड़ता है अगर अनिमिक रहेगी तो, या तो वो डिलीवरी के पहले ही बच्चेदानी में उसकी मौत हो जाए, या पैदाइश होने के टाइम पे उसकी मौत हो जाए, या पैदाइश होते ही कुछ हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो जाए, तो ये इसके ऊपर भी असर पड़ता है अनिमिक अगर हुई तो। ये सारे हमने कॉजेस के बारे में बात कर लिया, क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर और माँ के ऊपर उसकी बात कर ली। अब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अनिमिक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि बहुत सारी सिम्टम्स हैं, बहुत सारे वो पेशेंट खुद एब्जॉर्व करता है और कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर देखता है। तो ये जो चीजें पेशेंट जो खुद एब्जॉर्व करता है उसके अंदर ये सारी चीजें आते हैं कि बहुत ज्यादा थकान उसको महसूस करेगी, चक्कर आएंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, थकान महसूस करेगी, जो डेली लाइफ है खड़े होकर जैसे किचन में काम ही करना है वो भी नहीं कर पाएगी, हाथ पैर में दर्द रहेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा उसको सांस की कमी को पूरा करने के लिए, बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, और चेंजेस कलर चेंजेस होने लगेंगे, हमारी जो स्किन है उसके कलर चेंज होने लगेंगे, आई के कलर चेंज होने लगेंगे। ये सारी चीजें जो पेशेंट खुद ऑब्जर्व करता है उसके अंदर आता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो ध्यान सही से नहीं दे पाएगी, बच्चे को जैसे कुछ पढ़ाई रही है किसी बच्चे को तो उसके ऊपर सही से कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा तो उसके ऊपर दिक्कत होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, घबराहट रहेगी, चक्कर आएंगे थोड़े थोड़े देर पे, और हेडेक रहेगा। हेडेक या फिर लाइट हेडेडनेस कुछ भी बोल लीजिए, उस तरह के सर के हल्कापन महसूस होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक जो ज्यादातर गर्भवती महिला में देखा गया है कि पाइका एक वो होता है कि मतलब ऐसी चीजें खाने की इच्छा हो जाती है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि चौक हो गया या मिट्टी हो गई, इन सब चीजों को खाने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। ऐसी अनीमिया की, जनरली अनीमिया की कमी की वजह से होता है। थकान रहेगी, कमजोरी रहती है, और सांस लेने में दिक्कत आती है। कुछ साइंस हैं जो कि पेशेंट खुद भी ऑब्जर्व कर सकता है, और डॉक्टर भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, अगर वो सिम्टम्स आए, लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक चीज है इसके अंदर साइन में आता है कि पैलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हम पैलर देखते हैं पेशेंट में, ये पीलापन होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, नॉर्मली ये रेड होना चाहिए लेकिन ये हल्का होने लगेगा, पीलापन आने लगेगा, तो ये समझना चाहिए कि एनीमिया हो रहा है। नेल बेड की अगर हम बात करें तो नेल बेड में नॉर्मल नेट जो नेल बेड होता है वो थोड़ा हल्का सा पिंकिश होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके सिवियरिटी के हिसाब से इसका पीलापन बढ़ने लगता है। दूसरा साइन ये रहेगा कि मुंह में छाले होने लगेंगे, जुबान में स्वेलिंग होने लगेगी, छाले अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे गालों के अंदर हो सकते हैं या होंठ के नीचे हो सकते हैं, या जुबान जो है वो मोटी होने लगेगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा। नाखून में चेंजेस आते हैं कुछ, के नाखून जो होते हैं वो फ्लैट होने लगेंगे, नॉर्मली जो होता है कर्व होता है नाखून के अंदर वो खत्म होके फ्लैट होने लगेगा, चिपटा होने लगेगा, या फिर अंदर की तरफ धंसने लगता है। जेवीपी कम हो जाएगा। पोस्टीरियल हाइपोटेंशन होता है कि जैसे अगर हम बैठे हुए हैं और एकदम से खड़े हुए तो एकदम से बीपी लो होता है जिस वजह से चक्कर आने लगता है, तो अगर ऐसे भी सिम्टम्स, ऐसे साइन अगर आ रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका एक कॉज अनीमिया भी हो सकता है। एडिमा हो जाता है, एडिमा मतलब सूजन, जो पैरों में जो सूजन आती है उसको हम देख सकते हैं कि अगर हम दबा के उसको रखेंगे उसके अंदर गड्ढा हो जा रहा है, तो इसको अगर ये साइन है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जाके। ये सारे सिम्टम्स लक्षण वो हैं जो अगर आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से जाके पूछना चाहिए, उसके लिए मेडिकेशन करना चाहिए या डाइटरी एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर को ये सारी चीजें हो गई, मरीज खुद से देख सकता है। अब डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या क्या चीजें लेगा और उसके बारे में क्या जो चीजें पूछी जाती है आपसे उसको प्रॉपर आपको बताना चाहिए, ताकि
डॉक्टर को अच्छे से समझने का मौका मिल सके कि वो जो अनीमिया आपको हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो उसके अंदर हिस्ट्री, हम प्रॉपर हिस्ट्री अगर डॉक्टर पूछे तो उसको अच्छे से बताएं, कितने बच्चे हैं, लास्ट डिलीवरी कब हुई थी, लास्ट डिलीवरी कैसे हुई थी, ऑपरेशन से हुआ था या छोटे ऑपरेशन से हुआ था, कहीं आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या कीड़े की दवाई खाई है कि नहीं खाई है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी डॉक्टर खुद पूछता है एक एक चीजें, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सही से बताना चाहिए ताकि उसको मदद मिल सके। दूसरा एग्जामिनेशन का वो एक आता है कि पहले हम देखते हैं कि स्किन का और नेल बेड का देखते हैं कि वो अगर पीलापन पड़ रहा है तो वो एक एग्जामिनेशन का साइन बनता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी चाहिए, ग्लोसाइटिस, सेलाइटिस, स्प्लेनोमेगेली, जॉन्डिस, परप्यूरा, लेग अल्सर्स, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन करेगा, डॉक्टर खुद करेगा, इसमें पेशेंट का कोई रोल नहीं है। डायग्नोसिस कैसे बनता है इसके, कि जब हम हेमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, सेरम आयरन कंसेंट्रेशन देखते हैं, तो ये दोनों चीजें बढ़ी होनी घट जाती हैं, हेमोग्लोबिन भी घट जाता है, सीरम आयरन कंसेंट्रेशन भी घटता है, लेकिन जो है इंक्रीज होती है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है टोटल, उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक पूरा डायग्नोसिस के उसके ऊपर है कि हेमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, सीरम आयरन लेवल देखते हैं, ट्रांसफेरिन लेवल देखते हैं, और अलग अलग ट्राइमेस्टर में कैसे कैसे देखना है उसका ये एक चार्ट है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि अप्रोच कैसे करना है पेशेंट के कि वो अनीमिया है कि नहीं है, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाता है। पहले भी मैंने बताया कि हर 4 हफ्ते पे 4 बार कम से कम हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराना चाहिए हर प्रेग्नेंट वुमेन का। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ही एक वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए कि हेमोग्लोबिन लेवल कितना है उसका, अनिमिक है या नहीं है। अगर है तो उसको दी जाती है, आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर अनिमिक है तो 2 हफ्ते के लिए आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है। अगर 2 हफ्ते में हेमोग्लोबिन राइज नहीं हुआ तो उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं कि वो उसका कॉज क्या है अनीमिया का। और इसके अंदर डाइट के थ्रू हम आयरन ले सकते हैं। डाइट के थ्रू जो आयरन लेंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइट के थ्रू जो भी हम आयरन लेते हैं उसका सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब होता है हमारे बदन के अंदर। जो गट है उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का वो सिर्फ 10% एब्जॉर्प्शन होता है। और जो इंडियन डाइट है वो अच्छे से उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है। ये एक नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है, इसने इन्होंने जो अपनी सर्वे किया है उसके अंदर ये पता चला है कि जो इंडियन डाइट है वो 50% भी नहीं कर पाती है, 50% से आरडीए से कम ही रहती है, जितनी भी आयरन की रिक्वायरमेंट है उससे कम ही रहता है। तो जो भी डाइट लेते हैं इंडियन डाइट, एक तो वेजिटेरियन मोस्टली है उनकी वजह से भी, और उसके अंदर नॉन ही आयरन रहते हैं, और लार्ज क्वांटिटी इनहिबिटर्स भी रहते हैं उसके अंदर कि आयरन हम ले रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। और एब्जॉर्प्शन भी अगर 10% रहता है, 10% ही एब्जॉर्ब हो पाता है, अगर उसमें भी इनहिबिटर्स आप ले रहे हैं तो वो भी 10% भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से अनीमिया का जो कॉज रहता है वो मेंटेन ही रहता है। एक मिथ है कि ईट फॉर टू, मिथ चलता है कि प्रेगनेंसी में दो के बदले, मतलब आपको ये है कि अब आप गर्भवती हो गए हैं तो आपको दो के बदले का खाना खाना है। तो इसको जनरली लोग इस बात में चले जाते हैं कि क्वांटिटी हमें इंक्रीज करनी है, जबकि क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, क्वालिटी इंक्रीज करनी है कि न्यूट्रिशन उसके अंदर ज्यादा हो, और न्यूट्रिशन ज्यादा हो, और फ्रीक्वेंट मील्स हो। फ्रीक्वेंट मील्स मतलब कि जैसे हम 3 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी खा रहे हैं नॉर्मली, तो हमें 4 रोटी नहीं खानी है बल्कि दो दो करके 4 बार खाना है, 3 बार के बदले। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए। तो हमें खाने के लिए ये है कि फ्रूट्स खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वेजिटेबल जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसी को खाएं, कोई ऐसी फ्रूट्स के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल्स में कुछ चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन जितने भी नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छे से धो के, अच्छे से उसको अच्छे से पका के, अंडर कुक नहीं रखना है कोई भी चीज। गोश्त खा रहे हो चाहे सब्जी खा रहे हो उसको अच्छे से पका के तब उसको खाना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खाना है वो पौष्टिक के हिसाब से बहुत अच्छे से हो, क्वांटिटी के हिसाब से ना हो लेकिन पौष्टिक हो। और खाने में हल्का सा हम मसाले की ज्यादती कर देते हैं, वो हमारे हजम को भी बढ़ाता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रहता है, और भी इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाता है। और दूसरी चीजें, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रूट्स वगैरह खरीद के नहीं खा सकते, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद से भी बना सकते हैं। जैसे चटनी वो खा सकते हैं, तो चटनी ले लें, उससे जायके में भी वो बढ़ेगा। या गुड़ खा सकते हैं, गुड़ जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए, वो ले लें। या डिफरेंट चटनी होती है धनिया की, कोकोनट की या इमली की, ये सब चीजें चटनी वगैरह खा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि खाने के साथ सलाद अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ नींबू अगर हम डाल दे रहे हैं, उसके अंदर विटामिन सी के जितने भी चीजें हैं उन सब चीजों को अगर हम थोड़ा सा भी इनहांस कर दे रहे हैं तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को
बढ़ा देती है। आयरन जो हम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। ये एक प्रिंसिपल है कि मतलब एटलीस्ट 3 बार तो हम खाए ही खाएं, कम से कम 3 बार खाना है, उससे कम नहीं खाना है। खाने को स्किप नहीं करना है किसी भी मील को, और स्पेशली ब्रेकफास्ट को। ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाश्ते का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक गर्भवती महिला के लिए, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज है, हमें पौष्टिक खाने में ये ध्यान देना है कि सब्जी और फल वगैरह बहुत ज्यादा से ज्यादा खाएं। और ये सारी चीजें हैं, होल ग्रेन सीरियल्स, आटा, गेहूं, ये सारी चीजें, होल ग्रेन जो चीजें हैं उन सबको अच्छे से खाएं। और मछली और ये सारी चीजें भी खानी चाहिए। दूध के सप्लीमेंट्स ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें फैट ज्यादा हो। और ऐसी चीज, सॉल्ट, फैट और शुगर, ये सारी चीजें ज्यादा ना हो। और पानी कम से कम 6 से 8 ग्लास एक दिन में पीना ही चाहिए। इससे ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम नहीं करना चाहिए। आयरन ऐसी चीज है जिसके अंदर आयरन ज्यादा है, वो ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं, उसके अंदर बताया जा रहा है कि अनार, या फिर होल ग्रेन जितनी भी चीजें हैं, टमाटर, सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी आती हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं, पालक वगैरह। या गोश्त में लिवर, लिवर जो होता है वो बहुत ज्यादा आयरन रिच होता है, इसको भी हम ले सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए। और डेट बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है इसके लिए। खजूर जो होता है, जो नॉर्मल चीजें जो बहुत सारी महंगी चीजें नहीं ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं, वो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। खजूर हो गया, या फिर टमाटर हो गया, या सब्जियां नॉर्मल हो गई जो हमें आम मिल जाती हैं, गुड़ हो गया, इन सब चीजों का, जैसे कि गुड़ है। चना है, चना को भी हम अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन के लिए। जितने भी चना है इसको हम भिगा के छोड़ दें, जब ये जड़ इसकी हल्की सी निकल जाए, ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है खाने में। चकुंदर है, चकुंदर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इससे खून खून भी बढ़ता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के में बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। गाजर है, खजूर है, और कलेजी। आयरन के हम लेते तो हैं, न्यूट्रिशन में पूरा आयरन ले रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी डाइट के ऊपर, खाने के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आयरन एब्जॉर्ब हो भी रहा है कि नहीं। तो अगर हम आयरन ले रहे हैं लेकिन उसके साथ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता है, तो वो चीज हमारे लिए फिर कोई फायदेमंद नहीं रह जाती है। जैसे कि अगर चाय, कॉफी, ये सारी चीजें, ये इसके अंदर ये चीजें बताई जा रही हैं जो हमें आयरन रिच डाइट के साथ अवॉइड करना चाहिए। या तो गैप के साथ खाना चाहिए, 3-4 घंटे के गैप के साथ, या तो फिर इसको अवॉइड ही करना चाहिए पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। जैसे चाय, कॉफी, ये सारी चीजें हो गई। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम को आयरन के साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे दूध ही पी रहे हैं तो उसको आयरन के साथ ना लेके, जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं उसके साथ ना लेके, सुबह में दूध पी लें तो रात में आयरन सप्लीमेंट लें, इस तरह से करना चाहिए। एंटासिड, ये भी फर्क पड़ता है इसके इसकी वजह से भी। जितने भी गैस की दवाई हैं, पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इन सब का भी असर पड़ता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता है ये। और कुछ चीजें हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, तो अगर हम ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रह जाता है हमारे लिए। जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री, सी फूड, ये सारी चीजें हो गई। जर्मिनेटेड फूड्स हो गए, जैसे चना, या फिर स्प्राउ, वो मूंग की दाल जो होती है छिलके वाली, उसको उसका जो जड़ आ जाती है वो खा लिया, वो ये सारी चीजें। और विटामिन सी जिसके अंदर अमरूद, संतरा, ये सारी चीजें आती हैं, इन सब, ये सारी चीजें विटामिन, वो आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को ज्यादा से ज्यादा करवाती है, इनहांस करती है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। हमें क्या चीजें, अब ये सारी चीजें होंगी जो हमें लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, और क्या चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए, वो इसके अंदर है कि हमें, जिसके अंदर मर्करी कंटेंट ज्यादा हो, ऐसी फिश होती हैं जैसे कि शार्क और टूना, ये फिश दोनों ऐसी हैं जिसके अंदर मर्करी ज्यादा होता है, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी। टूना हो गया और अनकुक्ड मीट, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए कि हम अच्छे से उसको, अगर गोश्त या मछली या फिर सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, उसको अच्छे से बना बना के तब खाएं, जब अच्छे से कुक हो जाता हो। और कच्चा अंडा ना खाएं, चाय और कॉफी को से बचें, पाइनएप्पल ना खाएं। ये पाइनएप्पल जो होता है ये भी अबॉर्शन, गर्भपात का सबब बनता है। और पपाया यानी कि पपीता, ये भी एक गर्भपात का सबब बनता है। और ज्यादा अल्कोहल का भी सेवन ना करें। ये कुछ चीजें हैं जिसको नहीं खाना चाहिए।
अब ये सारी चीजें डाइट के ऊपर हो गई। अब हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो ये है कि वॉमिटिंग से अगर हम बचना चाह रहे हैं, जो वॉमिटिंग की टेंडेंसी को होता है, जिससे उल्टी आने के जो सबब होता है, उसकी वजह से अगर हम बचना चाहते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि उठते ही सबसे पहले कोई भी लिक्विड डाइट ना लें, बल्कि या तो खजूर खाएं या कोई ड्राई बिस्किट है तो वो खाएं। ये सारी चीजें, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, सुबह सुबह जी मतलाता है, उसमें बहुत ज्यादा मददगार रहता है। तो उठते ही पहले दूध या चाय या पानी, ये सारी चीजें ना लें, बल्कि ड्राई चीजें लें। और उसके बाद ये तो सुबह की बात होती है। उसके बाद 10 बजे के करीब में अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, जो भी आपका रूटीन है, रोटी का या ब्रेड का जो भी है वो अच्छे से खाएं, भरपेट खाएं। आफ्टरनून लंच के पहले का जो टाइम होता है उस टाइम थोड़ा बहुत ले लें, एक फ्रूट खा लिया, या फिर चना जो मैंने बताया, जमा हुआ अंकुरित जो चना होता है वो खा लिया। या और लंच के टाइम में भी अच्छे से खाएं, वो सलाद लें खाने के साथ, जो भी खाना खाते हैं उसके साथ सलाद लें, और सलाद में नींबू का रस थोड़ा सा मिला दें, या फिर थोड़ा सा गुड़ खा लें। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। जो भी आपके डाइट में आयरन है उन सब के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। गुड़ हो गया, या फिर विटामिन सी रिच जितने भी फूड है वो सारी चीजें। चटनी ले सकते हैं, अगर जी मतलाने को कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले ये तीन तरह की चटनियां होती हैं, या तो इमली की चटनी लें, या गुड़ की चटनी लें, या धनिया की चटनी लें। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। इन सब चीजों से टेस्ट भी बढ़ता है और आयरन के वो जी मतलाने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी कम करती है। डिनर भी जैसे लेते हैं वैसे डिनर में एक, अगर नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो नॉन वेज एक कोई रखे ही रखें, और उसके साथ गुड़ का थोड़ा सा ले लें। गुड़ जो होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, यूनानी में एक वो है कि इसका मिजाज जो होता है वो गर्मतर होता है, जो कि लिवर से सिमिलर होता है। लिवर के जितने जो मिजाज है, जो कि प्रोमोट करता है आयरन स्टोरेज के लिए। तो आयरन स्टोरेज अगर होगा तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो भी कम होगा। और ये इस बात का ध्यान रखें कि एक अंडा एक दिन में जरूर खाएं। दूसरी जो 5 चीजें मैंने ऊपर बताई कि जो गवर्नमेंट ने बताया है कि 5 चीजों पे ध्यान देना है, उसके अंदर एक पर्सनल हाइजीन भी है, जिसके अंदर ये एक पोस्टर है, सेफ मदर हेल्दी चाइल्ड। तो अगर मदर सेफ रहेगी तो हेल्दी चाइल्ड रहेगा। इसके अंदर हमें हाइजीन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है खाने के साथ साथ। अगर खाना हम अच्छे से ले रहे हैं लेकिन हाइजीन मेंटेन नहीं है, सारी पौष्टिक खाना है अगर हम ले रहे हैं और उसको गंदे हाथ से बनाया गया है, या तो फिर हाथ बिना धोए खाना खा लिया गया है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी फिर फर्क पड़ जाता है कि हम ले तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ेगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, वो अलग। इसमें हमें ध्यान देना है कि नेल्स को अच्छे से ट्रिम करके रखना है, क्योंकि नेल्स में सबसे ज्यादा गंदगी पाई जाती है जो हमें नेकेड आई से दिखती नहीं है, नॉर्मली नजर नहीं आती है। चप्पल पहन के रखना है। चप्पल जनरली जो देखा जाता है कि गांव में जो औरतें रहती हैं वो नंगे पैर चलती हैं, जिसकी वजह से हुकवर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। और हुकवर्म इन्फेस्टेशन एक बहुत बड़ा कॉज है अनीमिया का। तो इससे भी हमें बचना है। हमें ये लोगों को समझाना है कि वो चप्पल पहन के रहें, और अपने आसपास की जगह जो है उसको साफ रखें। जो भी चीजें तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब्जी हो या फल खा रहे हैं, उन सब चीजों को अच्छे से धोएं। हाथ को पहले अच्छे से धोएं, उसके बाद सब्जियों को या फ्रूट्स को अच्छे से धो के तब खाएं। और दूसरी एक और चीज इसके बाद आती है कि सैनिटेशन का भी अच्छे से ध्यान रखना है, टॉयलेट्री का, क्योंकि उसकी वजह से जो है यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, या डायरिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो सेफ मदर हेल्दी चाइल्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब लास्ट में ये है कि हम कुछ यूनानी प्रिपरेशंस हैं जिसको हम डाइट के तौर पे ले सकते हैं, जो हम घर पे नॉर्मली बना के एक प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। माउस शहीर है, जिसको बार्ले वाटर नॉर्मल कहते हैं, जौ से तैयार किया जाता है। माउल लहम गोश्त का, जिसको सूप कहते हैं, मीट के अगर सूप तैयार करते हैं उसको माउल लहम कहते हैं। ये हम घर पे आराम से तैयार कर सकते हैं। अस्फिदज बोलते हैं मटन सूप को। मटन सूप अगर हमें मिल जा रहा है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। सिकबाज है, गोश्त को जो है वो पानी में ना तैयार करके सिरके में जो गोश्त तैयार किया जाता है उसको सिकबाज कहा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। माउल असल शहद का पानी। माउल उसूल जड़ों का पानी। बहुत सारे ऐसे जड़े हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको या तो जो शांदे के फॉर्म में उबाल के या फिर पानी में रख के उसका खिसांदे की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पौष्टिक रहता है हर एक इंसान के लिए, सिर्फ प्रेग्नेंट के लिए ही नहीं, हर एक इंसान के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। माउल फवाके है, फ्रूट जूस जिसको बोलते हैं, माउल बकूल वेजिटेबल जूस। पनीर माया, फर्स्ट बर्थ जब काउ कैमल या फिर शीप, ये सारी चीजों के जब फर्स्ट बर्थ होता है उसके बाद जो मिल्क होता है उससे जो पनीर तैयार किया जाता है उसको पनीर माया कहते हैं। ये सबसे ज्यादा, जितने भी पनीर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हेल्दी या सबसे ज्यादा पौष्टिक यही वाला होता है, पनीर माया। तो ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
जुलाब हो गया, जिसको हनी और रोज वाटर से तैयार किया जाता है, शहद और पानी से। सिकंजबीन है, सिरका और शहद के पानी को सिकंजबीन कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। आबे कामा, जिसको मरी सिरका या सिरका हिंदी या कांजी कहते हैं। फुक्का, जौ या फिर खजूर के, जौ या खजूर से तैयार किया जाता है। ये सारी एक वाइन की शक्ल में होता है, आब कामा हो या फिर फुक्का हो। वाइन होता है जिसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कम होता है। ये जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में, गर्भवती महिला में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक जनरल हेल्दी डाइट की बात करें तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आबे कामा, फुक्का, नबीज, अरशेट, ये सारी चीजें एक तरह की वाइन है जो इन सब चीजों से तैयार की जाती है। मुरब्बा है, जिसको सीजनल फ्रूट्स को हम प्रिजर्व करके रख देते हैं हनी के सिरप में या फिर किसी शुगर सिरप में प्रिजर्व करके रखते हैं, मुरब्बा होता है। गुलकंद है, रोज पेटल और हनी के फॉर्म में, एक जैम के फॉर्म में तैयार किया जाता है गुलकंद, हनी, शहद और रोज पेटल से। और हरीसा एक होता है जिसको बॉइलिंग मीट और वीट, गेहूं और मीट से तैयार किया जाता है, एक तरह का खाना है। हर्षमाया, ये भी सेम उसी तरह से है, लेकिन ये इसके अंदर वेजिटेबल्स डलते हैं, ग्रेप जूस, लौकी, पालक, कुकुम्बर, इन सब चीजों से तैयार किया जाता है। वीरबाज एक होता है जिसको सूप के फॉर्म में तैयार किया जाता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डलते हैं। सेफ्रॉन, जो बहुत ज्यादा अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी माना जाता है और एंटी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिरनी है या फिर अलकबीज, खश खश कशकार, यानी कि वो आटा जिससे उस आटे से रोटी तैयार की जाए जिसको छाना ना जाए। ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल फाइबरस डाइट में, ये हेल्दी फाइबरस डाइट में आता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा होती है उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और तीसरा है सत्तू। ये सारी चीजें हैं जो कि यूनानी में कुछ डाइट्स हैं। इसको आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इसको कैसे तैयार करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किसको लेना चाहिए, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये मेरे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में रहेगा। और ये, थैंक यू सो मच प्रेजेंटेशन। सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।